हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। सबके जुबान पर एक ही सवाल, बाजार क्या लग रहा है। मार्केट का अभी जो माहौल है उससे लगता है कि मार्केट को पर लग गए हैं और वो ऊंची उड़ान भर रहा है। बाजार इस महीने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि उनका आज कौन सा स्टॉक छलांग लगाने वाला है। इस मार्केट के रनअप से लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। लोगों के एक्साइटमेंट का माहौल ही अलग है। दिसंबर के महीने में लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, लेकिन इस बार लोग मार्केट से दूर नहीं जाना चाह रहे हैं। जो लोग मार्केट में एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं वो लोग भी मार्केट की तेजी की बातें करने लग गए हैं। मार्केट में अभी इस समय सभी सेगमेंट्स में तेजी देखी जा रही है। समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, समय समय पर सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। ये दिखाता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ काफी बुलंद है। अब यहां से एफआईआईज का रुख कैसा रहने वाला है वो सबसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एफआईआईज ने स्टेट इलेक्शंस के बाद में जोरदार बाइंग की है। एफआईआईज ने इस साल के शुरुआत में काफी अच्छी सेलिंग की थी, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि सेंटर में मई के महीने में 2024 में एक स्टेबल गवर्नमेंट आने के आसार दिख रहे हैं। बस इसके बाद तो एफआईआईज ने ट्रिगर दबा दिया है। एफआईआईज की निरंतर बाइंग होने से इस हफ्ते मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पर बंद हुए हैं। तो अब अगले हफ्ते से एफआईआईज का क्या रुख रहने वाला है वो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मिड दिसंबर के बाद जनरली एफआईआईज के फंड मैनेजर्स छुट्टी पर चले जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बीते हफ्तों की बातों का, जो 11 से 15 दिसंबर तक का था। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की सेंट्रल बैंक की, जिसने इस हफ्ते अपनी बैठक में इंटरेस्ट रेट्स हाइक ना करने का अपने डिसीजन से वर्ल्ड ओवर मार्केट्स की रैली के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम किया है। यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने बताया कि उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स की वजह से वहां की इकोनॉमी की रफ्तार में अब थोड़ी कमी देखी जा रही है, जिसके बाद उन्होंने वहां के इंटरेस्ट रेट 5.25 से 5.5% के बीच में रहने के लिए सिफारिश की है। वैसे बता दें कि इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में अभी 22 साल के हाई पर चल रहे हैं। जेरोम पावेल ने इशारा किया कि वहां पर अब 3 रेट कट होने की संभावना है और अगले साल में हो सकता है कि करीब करीब 0.25% तक इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की जाए। ये अनाउंसमेंट आने के बाद बाजार को लग रहा है कि अब वहां पर और इंटरेस्ट रेट हाइक ना आने की संभावना बन गई है। जेरोम पावेल ने बताया कि उनका अनुमान है कि अगले साल में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 4.5 से 0.5% तक रहने की उम्मीद है। अमेरिका सेंट्रल बैंक का अनुमान है कि वहां पर इन्फ्लेशन इस साल के अंत तक 2.8% और अगले साल में 2.4% रहने की संभावना है। फेड चेयरमैन ने पहले ही बताया था कि जब तक वहां पर 2% के इन्फ्लेशन रेट के टारगेट को पूरा नहीं किया जाता तब तक वहां पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी मेजर्स लिए जाएंगे। यहां पर गवर्नमेंट के डिसीजन से शुगर स्टॉक्स में काफी सेलिंग देखने मिली कुछ सप्ताह से। गवर्नमेंट ने शुगर मिल्स को गन्ना और उसके जूस से एथनॉल ना बनाने की सिफारिश की है। भारत सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार गन्ने की उपज में कमी होने के कारण शुगर के भाव बढ़ने की आशंका है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने यह रोक लगा दी है ताकि शुगर के प्रोडक्शन में कोई कमी ना होने पाए और उसका भाव कंट्रोल में रहे। इस सप्ताह ब्रेंट क्रूड का भाव भी $73 पर बैरल पर आ गया, जो कि कुछ समय पहले $90 के ऊपर चलने की बात चल रही थी। गोल्ड भी अभी इस समय पे ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। गोल्ड शुक्रवार को करीब 62,400 का क्लोजिंग प्राइस रहा। एक बड़े इंटरनेशनल रिसर्च हाउस बर्नस्टेन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना की ऑयल डिमांड गत कुछ दशकों से ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति बदलने को है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत अब अगले 20 सालों के लिए तेजी से ग्रो करने वाली एशिया की
सबसे बड़ी और इकलौती इकोनॉमी बन सकती है। भारत की ऑयल डिमांड में काफी तेजी आने की संभावना है, जो कि चाइना की डिमांड से काफी तेज रह सकती है। आरबीआई की एमपीसी की दिसंबर की बैठक में स्टेटस को की नीति अपनाते हुए रेट में कोई भी बदलाव न करने के डिसीजन लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने साल 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ के फिगर को 6.5 से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आरबीआई के हिसाब से हेडलाइन इन्फ्लेशन 2024 में 5.4% रहने की उम्मीद है, जो कि आरबीआई के 6% की बर्दाश्त लिमिट के अंदर ही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स में कोई छेड़छाड़ ना करते हुए उसे 5.25% पर बरकरार रखा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के अनुसार अभी वहां पर रेट कट के लिए कुछ और समय लग सकता है। इंग्लैंड में फरवरी 2024 तक इन्फ्लेशन 4% के करीब रहने की उम्मीद है। इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को 2% के अंदर लाने के लिए काफी मशक्कत कर रहा है। अब कुछ एफआईआईज की बात कर लेते हैं। एफआईआईज ने अगस्त से अक्टूबर महीने तक करीब 76,368 करोड़ की तगड़ी सेलिंग की है। इसके बाद नवंबर महीने में भी उन्होंने उनकी बाइंग करीब 5,795 करोड़ की रही। दिसंबर में एफआईआईज ने तगड़ी बाइंग की है, जो कि 29,733 करोड़ की है, जिसमें से करीब 18,858 करोड़ की बाइंग गत सप्ताह में की गई है। तो चलिए अब कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। अडानी से शुरू करते हैं। गत सप्ताह में अडानी के शेयरों में काफी जोरदार तेजी देखी गई। अमेरिका की तरफ से अडानी को हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट दिए जाने के बाद इनके शेयर्स सभी उड़ने लगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए भारत के गौतम अडानी के साथ हाथ मिलाया है। अडानी वहां पर एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसके डेवलपमेंट के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने उन्हें करीब 4,500 करोड़ का लोन दिया है। जहां अडानी वहां पर न्यूज 2014 में भी अडानी पर इल्जाम लगा था कि होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अडानी यहां से पैसा बाहर के देशों में भेज रहे थे, जिसके लिए उन्हें बाद में 2017 में क्लीन चिट भी मिल गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी होवे इंजीनियरिंग का जिक्र किया गया है बिना उसका नाम लिए। इसी साल अडानी के ऑडिटर डेलॉइट ने मई के महीने में रेजिग्नेशन दे दिया था। ये सारा मामला लाइमलाइट में अभी आ रहा है जब सेबी की जांच चल रही है इस पूरे मामले पर। और एक खबर, अडानी समूह वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीन पावर जनरेशन कैपेसिटी कच्छ में डाल रहे हैं। इसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट्स है होगी और ये करीब 726 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई होगी। ये 3 सिंगापुर देश इसमें समा जाए, इतनी बड़ी जगह में ये कैपेसिटी आ रही है। इतनी बड़ी कैपेसिटी से भारत के करीब 2 करोड़ घरों को ग्रीन पावर की सप्लाई की जा सकती है। ये भारत सरकार द्वारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे कच्छ के रण में बसाया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट विंड और सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी का होगा। अडानी ग्रुप के शेयरों ने इस साल मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। अडानी पावर ने इस साल का लो था करीब 132 रुपया 55 पैसा और हाई बना 589.30 का। इसका मार्केट कैप अभी कुछ 2.2 करोड़ लाख का हो गया है। अडानी ग्रीन इसका लो 439.35 का और हाई 1699.40 का रहा। मार्केट कैप करीब 2.6 लाख करोड़ का है। अभी ये ऑल टाइम हाई से 22% नीचे चल रहा है। अडानी पोर्ट्स का लो करीब 394.95 रहा और हाई 1082.95 का रहा। इसका मार्केट कैप करीब 2.27 करोड़ लाख करोड़ का है। अडानी एंटरप्राइज का इस साल का लो 1017.10 का रहा और हाई करीब 3,000 रुपए का रहा। इसका मार्केट कैप करीब 3.35 लाख करोड़ का है। अडानी टोटल गैस का लो बना 521 रुपया 95 पैसे का और हाई बना 1159 का। ये शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 70% नीचे चल रहा है। इसका मार्केट कैप अभी के हिसाब से 1.3 लाख करोड़ का है।
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का लो इस साल का है 630 रुपए का और हाई बना 1240 का। अडानी विल्मर ने करीब 42% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं इसी साल में। इस समय में अभी मीडिया शेयरों में काफी सुगबुगाहट है। शुक्रवार को जी लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखी गई। एनसीएलटी ने जी सोनी के मर्जर पर स्टे देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच के बाद ही वो स्टे पर अपना डिसीजन देगी। अब इसकी अगली सुनवाई 8 जनवरी को है। वहीं दूसरी ओर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 के मर्जर का रेशियो आपको 172 शेयर्स टीवी 18 के सामने नेटवर्क 18 के 100 शेयर मिलेंगे। इस रेशियो को बाजार ने थम्स डाउन दिया है और दोनों ही शेयर में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। टाटा पावर ने भी जोरदार छलांग लगाते हुए 300 रुपए के मार्क को अब आसानी से क्रॉस कर लिया है। अब यह टाटा ग्रुप की 1 लाख करोड़ क्रॉस करने वाली 6वीं कंपनी बन गई है। टाटा पावर का रिन्यूएबल एनर्जी में पुश की वजह से इस कंपनी को मार्केट की तरफ से और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। टाटा पावर अपने 60,000 के केपेक्स में से करीब 45% रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च करेगी। अडानी के पूरे एपिसोड से एक बड़ा नाम उभर के आया है और वो है जीक्यूजी पार्टनर्स का। इस फंड ने अडानी ग्रुप की रिकवरी से पूरा लाभ अपने इन्वेस्टमेंट्स पर लिया है। अब जीक्यूजी पार्टनर्स ने जीएमआर एयरपोर्ट्स पर अपना दांव लगाया है। एक ब्लॉक डील के जरिए उन्होंने कंपनी में करीब 5% स्टेक 1672 करोड़ में खरीदा है। ये सौदा करीब 59 रुपीज के भाव से हुआ था, जो कि मार्केट के भाव से करीब 4% डिस्काउंट पर यह डील हुई थी। इस डील में गोल्डमैन सैक्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस डील के बाद मार्केट में कंपनी का भाव 78 रुपए तक उछल गया था। पेटीएम के शेयरों में भी हाल ही के दिनों में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से करीब 37% अभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने पर्सनल लोन सेगमेंट में 50,000 रुपए के टिकट साइज के नीचे के लोन्स फिलहाल के लिए बंद कर दिए हैं और अब वो 50,000 के ऊपर के लोन्स पर ही फोकस करना चाहती है। आरबीआई के हाल ही के दिनों के डायरेक्टिव, जिसमें एनबीएफसीज और बैंक्स को रिटेल लोन पर ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होने से ये डिसीजन लिया गया है। आईपीओस की अच्छी लिस्टिंग से इन्वेस्टरों को काफी अच्छी और गाढ़ी कमाई हुई है। इसी कड़ी में टाटा इन्फोटेक के धमाकेदार लिस्टिंग के साथ साथ एक शेयर और लिस्ट हुआ था जिसका नाम था इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के शेयर्स। कंपनी का आईपीओ प्राइस था 32 रुपए का, जिसकी लिस्टिंग हुई थी 60 रुपए में और बाद में यह शेयर 123 रुपए की छलांग लगाते हुए बंद हुआ था। इन्वेस्टर्स की वेल्थ में करीब 4 गुना का इसमें इजाफा हो चुका है। इस सरकारी कंपनी के शेयर 11 दिनों में रॉकेट हो गए हैं। जब एनएसई ने कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा तब कंपनी ने बताया कि उनके पास इस तेजी के लिए कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके बाद इस तेजी पर ब्रेक लग गया और कंपनी के शेयर शुक्रवार को सेलर सर्किट में, लोअर सर्किट में बंद हुए। मार्केट की जबरदस्त तेजी का असर अब एसआईपी के फिगर्स पर भी आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स के में एसआईपी पहली बार 17,000 करोड़ के पार चली गई है। नवंबर के एसआईपी फिगर्स 17,073 करोड़ के हैं, जो कि ऑल टाइम हाई फिगर्स है। स्मॉल कैप फंड्स ने नवंबर के महीने में करीब 3700 करोड़ की इनफ्लो देखी है, कंपेयर टू करीब 4,500 करोड़ गत महीने में। मिड कैप फंड्स में भी करीब 2,666 करोड़ नवंबर मंथ में एसआईपी के रूट से आए हैं, कंपेयर टू 2,409 करोड़ जो कि अक्टूबर के एसआईपी फिगर्स थे। अब चलिए अपने निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी इस हफ्ते 487 पॉइंट बढ़कर 21,456 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 48,143 पर करीब 881 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 71,483 यानी 1658 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की कुछ बात कर लेते हैं। निफ्टी पर इस बार सिर्फ और सिर्फ निफ्टी आईटी का जलवा था।
निफ्टी आईटी 7.16% की बड़ी छलांग लगाकर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी मेटल ने भी करीब 5.06% की बढ़त दी है। निफ्टी 2.32%, निफ्टी मिड कैप 2.57%, बैंक निफ्टी करीब 1.87% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। घटने वाले इंडेक्स की बात करते हैं। इस सप्ताह कोई भी इंडेक्स लाल निशान में बंद नहीं हुआ है। अब बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर में सबसे पहले है IRFC, जो कि करीब 23% बढ़ा है। हुडको करीब 22%, तानला प्लेटफॉर्म्स करीब 19%। बाकी नाम है मैस्टेक, एथर इंडस्ट्रीज, जेएम फाइनेंशियल, शैले होटल्स, गुजरात फ्लोरोकेम, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाल्को, सेल, एनएलसी इंडिया। ये सारे शेयर करीब 13 से 15% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब घटने वाले शेयरों की कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें पीआई इंडस्ट्रीज का नाम सबसे आगे है, जो कि 11.66% घटा है। वहीं अडानी टोटल गैस, वेदांत फैशन और ब्राइटकॉम ग्रुप ये करीब करीब 7 से 9% तक घटे हैं। उसके बाद में है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 197, दैट इज पेटीएम, डिलीवरी, टोरेंट पावर, प्रेस्टीज एस्टेट्स, मैक्स फाइनेंशियल, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, स्पार्क और बीपीसीएल। ये सारे शेयर करीब 4 से 8% तक की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब कुछ अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, जो 18 से 22 दिसंबर तक का है। एफआईएस की कंटिन्यूअस बाइंग ने सबको चौंका दिया है। दिसंबर सीरीज अभी मिडवे है और निफ्टी ऑलरेडी करीब 1350 पॉइंट की छलांग लगा चुका है, जिसमें 2 इवेंट्स शामिल हैं। जो पहला इवेंट था वो है स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स का, और दूसरा इवेंट जो था वो फेड मीटिंग, जिसमें रेट कट की और इशारा किया गया, जिसके बाद से एफआईएस ने अब एक बड़ी बाइंग की है। दोनों फ्रंट पर क्लैरिटी आने से मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भी भरोसा बढ़ा है। कुछ दिनों पहले हमारी इकोनॉमी की ओर से एक अच्छी खबर आई थी कि हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार चला गया है, और उसके कुछ ही दिनों बाद मार्केट से भी अच्छी खबर थी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी $4 ट्रिलियन के पार चला गया है। अब जीडीपी टू मार्केट कैप 1:1 का हो गया है। अब जानकारों के बीच डिबेट चल रही है कि अब इसको और कितना खींचा जाना चाहिए, लेकिन इस समय में अभी ट्रेंड काफी मजबूत है और इसमें इमीडिएट में कोई बहुत बड़ा चेंज होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मार्केट्स डेफिनेटली एलिवेटेड लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी होने की काफी संभावनाएं बढ़ गई है। इस रैली को सैंटा रैली भी कह रहे हैं। शुक्रवार को 273 पॉइंट्स की रैली आई और गुरुवार को भी 253 पॉइंट्स की तेजी हुई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शुक्रवार को इतनी बड़ी रैली होगी। सेंसेक्स भी करीब 71,600 के ऊपर चला गया है। निफ्टी 104 अंक की तेजी के साथ ओपन हुए थे और उसके बाद में सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे थे शुक्रवार को, लेकिन इसी के बाद 2 बजे के बाद से बाजार वन वे ट्रैक पर चलते चले गए और खरीदारी बढ़ती गई। शुक्रवार को ओपन हुए थे 21,287 पर, लो लगा 21,235 का, और उसके बाद बाजार ने 2 बजे के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार निरंतर खरीदारी बढ़ती गई। उसके बाद बाजार ने हाई लगा दिया 21,492 का, 21,492 का, जो अभी तक का लाइफ टाइम हाई है। क्लोजिंग में बाजार 21,256 पर बंद हुए। बैंक निफ्टी भी 48,220 के लेवल दिखा चुका है। अब लगता है कि 50,000 का आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं है। इस तेजी में अब माइलस्टोन्स ही बनेंगे। इस तेजी में सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, योगदान दिया है, लेकिन इस हफ्ते आईटी स्टार परफॉर्मर रहा। लगता है कि आईटी लार्ज कैप्स अब कैचअप रैली खेल रहे हैं। आईटी इंडेक्स जहां 7% का उछाल देखने को मिला, वहीं उसके कंपोनेंट्स इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सभी शेयरों में करीब 5 से 5.5% की फर्राटेदार तेजी देखी गई। आईटी में मेन तेजी यूएस फेड की मीटिंग के बाद से आई है। जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स घटते जाएंगे, यूएस इकोनॉमी स्ट्रांगर बनती जाएगी।
आईटी की डिमांड में मजबूती रहने के आसार हैं। अब अपने आईपीओ की बातें कर लेते हैं। जहां पर आईपीओ में काफी तेजी का आलम है, वहीं आईपीओ मार्केट में भी इस समय काफी ओवर सब्सक्रिप्शन का आलम चल रहा है। उसी में से एक डॉम्स का आईपीओ है जो शुक्रवार को बंद हुआ। वो 99.22 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ, यानी करीब करीब 100 टाइम्स, 100 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन। स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। 750 से 790 रुपए का प्राइस बैंड है। 350 करोड़ का फ्रेश इशू और करीब 850 करोड़ का ओएफएस रहा। दूसरा एक आईपीओ है जिसका नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। इस आईपीओ को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 38.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। 469 टू 493 का प्राइस बैंड रहा। हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में ये कंपनी है। 800 करोड़ का फ्रेश इशू है और 400 करोड़ का ओएफएस है। आइनॉक्स इंडिया, इसका आईपीओ 18 दिसंबर को बंद होगा। अभी तक ऑलरेडी 7.09 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 627 से 660 रुपीस का रखा गया है। ये क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स और टैंक्स जो कि गैस के स्टोरेज में काम आते हैं उस बिजनेस में है। इशू साइज 1459.32 करोड़ का और ये पूरा ओएफएस बनने वाला है। अब अगले हफ्ते में कुछ आईपीओ आ रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ 18 से 20 दिसंबर को तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 277 से 291 का रहेगा। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में ये कंपनी कारोबार करती है। इशू साइज है 960 करोड़ रुपए का। मोदी सन्स ज्वेलर्स, इसका आईपीओ भी 18 से 20 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 52 से 55 रुपए का। ये कंपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में बिजनेस करती है। इसका इशू साइज है 151.09 करोड़ का। सूरज एस्टेट्स का भी आईपीओ 18 से 20 दिसंबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड है 340 से 360 रुपए का। ये कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में कारोबार करती है। इसका इशू साइज है 400 करोड़ का। ये तीनों इशू जो अगले हफ्ते खुल रहे हैं, ये सारे के सारे फ्रेश इशू है। इसमें कोई भी ओएफएस पोर्शन नहीं है। अब आगे और क्या होगा? बाजार में क्रिसमस से पहले ही सैंटा रैली तो बन गई है इंडियन मार्केट्स में और वर्ल्ड मार्केट्स में भी। अमेरिका का नास्डैक भी करीब 2 सालों की ऊंचाई पर बंद हुआ है। यहां भी बुल्स की पकड़ काफी मजबूत दिख रही है। 2 दिनों में निफ्टी ने करीब 500 पॉइंट का उछाल दिया है। मार्केट्स सारे माइलस्टोन को क्रॉस करने की घाई में दिख रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। उनकी बदौलत ही मार्केट नए से नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है। ये मार्केट अब कहां जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतनी फर्राटेदार तेजी के बाद थोड़ी सावधानी तो बनती है। इतना शॉर्ट टाइम में मार्केट में इतनी तेजी होने से बाजार के जानकारों का कहना है कि अब कोई भी ट्रेड लेने से पहले काफी सावधानी बरतनी चाहिए। निफ्टी नवंबर सीरीज में 1053 पॉइंट्स यानी 5.52 पॉइंट्स बढ़ गया था। वहीं दिसंबर सीरीज मिडवे है और इसमें ऑलरेडी हम 1323 पॉइंट की यानी 6.57% की बढ़त देख चुके हैं। बैंक निफ्टी भी नवंबर सीरीज में 1635 पॉइंट बढ़ गया था यानी 3.82%। दिसंबर सीरीज मिडवे ऑलरेडी 3661 पॉइंट चढ़ चुका है यानी 8.23%। अब अगर किसी ने लास्ट 1.5 महीने में पैसा नहीं लगाया है तो उन्हें काफी फोमो होने वाला है। उन्हें लगेगा कि रैली काफी मिस हो चुकी है, लेकिन इस फोमो के फियर से आप चढ़कर बाइंग ना करें। अब यानी या तो मार्केट्स थोड़ा समय के लिए सुस्ता ले, साइडवेज हो जाए, या फिर ये मार्केट में कोई डिप आता है तब खरीदारी का सही समय बन सकता है। मार्केट्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 21,630 पर। सपोर्ट होगा 21,325 से लेके 21,220 का। अगले हफ्ते बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग भी है और अमेरिका से Q3 जीडीपी के आंकड़े भी जारी होंगे, जिस पर ट्रेडर्स की खास नजर रहने वाली है। इन लेवल्स पर ओवर लीवरेजिंग करना अब फेवरेबल सिचुएशन नहीं है।
मार्केट्स में थोड़ा डिप आए उसके लिए थोड़ा राह देखना चाहिए। दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको मार्केट टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 18/12 से लेके 22/12 के बीच में बाजार का टेक्निकल चीज क्या क्या चीज उभर के आ रहा है। मेरा बाईं तरफ है डेली बैंक निफ्टी और दाईं तरफ है सॉरी, मेरा बाईं तरफ है निफ्टी स्पॉट, दाईं तरफ है बैंक निफ्टी डेली, दोनों ही डेली चार्ट में है। मैं आज वीकली के ऊपर बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर इतना पॉजिटिविटी है, तो अभी उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए क्योंकि मोमेंटम इज़ वेरी हाई और आप लोग देख भी रहे हैं मोमेंटम कैसा है। तो पहले डेली निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। मैं डेली निफ्टी के ऊपर जो बात करने के लिए निफ्टी स्पॉट है, मैं ऊपर में 14 डेज RSI एंड अनदर इज 65 डेज RSI, जो कि मैं लॉन्ग टर्म RSI के हिसाब से 65 डेज ज़्यादा यूज करता हूँ डेली चार्ट पे। अब जिस हिसाब से निफ्टी बंद हुआ है, ये है 13 DA में और ये है एनवलप का 26 का परसेंटेज। जो वर्टिकल शिफ्ट हम लिए हैं वो है 5। तो देखा जाए तो जिस हिसाब से ये वर्टिकल शिफ्ट को हिट किया है एनवलप का अपर बैंड, है तो पॉजिटिव और इसके अंदर कोई नेगेटिव चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बट अभी बाजार कहाँ रुकेगा, ये क्वेश्चन आंसर बेकार है क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम में बाजार चल रहा है, इसका आंसर मार्केट ही खुद दे पाएंगे। दैट मीन्स मार्केट का रेजिस्टेंस अभी मार्केट ही है। कहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा वो लोग वो सब बाजार के हिसाब से आपको देखना चाहिए। मजाक करके बोला जाए तो दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी का रेजिस्टेंस अभी खुद निफ्टी है, वो कहाँ रुकेगा उसके ऊपर ही है। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर जो एनवलप आप देख रहे हैं, ये एनवलप की आज ही पहली बार हिट हो रहा है, इस बार हो रहा है, पहले भी हुआ था। ऐसे करके आप अगर आप स्पॉट में देखेंगे तो ऐसा एनवलप कितना बार हिट हुआ वो आप देख पाएंगे। उस टाइम RSI भी ओवरबॉट जोन में था, उसके बाद लगातार 8-10 दिन चलने के बाद वो खुद करेक्टिव फेज में आया था। तो अभी भी सामने में जिस हिसाब से स्पेस है, 13 DMA के ऊपर है निफ्टी, 14 डेज RSI हायर हाई फॉर्मेशन में है, कोई डाइवर्जेंस है ही नहीं और मोमेंटम इज वेरी हाई। देख के समझ में आ रहा है क्योंकि 14 डेज RSI अप्रोचिंग 85 एंड 65 डेज RSI इज नाउ हिटिंग 65 जोन। दैट मीन्स हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट में भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है। ये गया था, ये आपका 2021 में गया था, 2 बार गया था 2021 में। तो दैट मीन्स ये कोई नया जोन नहीं है, यहाँ भी जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। उस दौरान बाजार का मोमेंटम जिस हिसाब से है वो और भी खींच सकता है। दैट मीन्स नेगेटिव थॉट अभी सोचना बंद कीजिए। जैसे चल रहा है बाजार को चलने दीजिए। खाली एक ही कॉशन अप्रोच लेना चाहिए कि अब हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड में है निफ्टी के हिसाब से, वही एक कारण है। तो दैट्स वाई थोड़ा कॉशस दिमाग रख के अप्रोच पॉजिटिव सोच के मार्केट में अंदर आप लोग व्यू ले सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर भी स्पेस का थोड़ा जगह है। बैंक निफ्टी में अभी भी मैंने 65 डेज RSI अभी भी 65 के आसपास भी नहीं पहुंचा, वैल्यूएशन 61 के आसपास है। और 14 डेज RSI तो ठीक ही है, हायर हाई फॉर्मेशन में चल रहा है, 80 के आसपास है। यहाँ पर भी निफ्टी देखा जाए तो 85 टच कर गया, ये तो अभी गया नहीं। तो दैट मीन्स बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी स्पेस है। पॉजिटिव सिनेरियो, नेगेटिव सोच अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है। एनी रिएक्शन 13 DA में प्रीवियस स्टॉप एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हिसाब से देखा जाए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। स्लाइड में हम लोग बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ छोटा छोटा चीज कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद बाद में जैसे बात आप लोग से करते हैं उसी हिसाब से बात करेंगे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल बातचीत बातचीत। अभी चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप हमारे व्यूअर्स की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। उसके बारे में कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, तीनों स्टॉक, जो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। ये तीनों स्टॉक थोड़ा हट के स्टॉक है, बट टेक्नोलॉजी फ्लेवर में आ चुका है। दैट मीन्स नजारा टेक, इसलिए मैंने चूज किया। टेक्निकल चार्ट का थोड़ा चेंजेस हुआ है। रेडिंगटन इंडिया काफी दिन से कंसोलिडेशन जोन में है, इसको भी एक बार नज़र में रखना चाहिए। और चार्ट के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नेगेटिविटी अभी भी है, ये भी एक देखना चाहिए। और फाइनली टाला सॉल्यूशन। तो स्टार्ट विथ नजारा टेक। नजारा टेक अगर देखा जाए, स्टॉक ऊपर से काफी गिर के बंद हुआ, नया लिस्टेड होने के बाद से काफी बिटिंग डाउन हुआ है स्टॉक। यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है। ये जो प्रीवियस स्टॉप था जहां से ब्रेकआउट किया, वहीं पर सपोर्ट लेके 1326 का जो बेस है वहां पर सपोर्ट लेके लास्ट वीक का जो मोमेंटम है, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का सिनेरियो बना है। अब मैंने ये रेड डॉटेड लाइन इसलिए खींचा हूं, क्योंकि अगर ये जोन देखा जाए तो इस जोन का जो हाईएस्ट पॉइंट था, ये इस बार का हाईएस्ट पॉइंट, दैट मीन 770 विथ फिल्टर 780। इसके ऊपर जब तक नहीं चलेगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये एक रेजिस्टेंस का जगह है। तो दैट्स वाई मैंने ये मार्क किया। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और क्या चीज में हो रहा है, वीकली एमएसीडी का पहला स्लोप चेंज हुआ है, क्लियरली विजिबल है। ये पहला स्लोप ऊपर की तरफ है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है, और कंसेक्यूटिव 2 वीक और देखना चाहिए। वीकली स्टोकास्टिक्स मोमेंटम चेंज हुआ है। आरएसआई इंटरेस्टिंगली हायर हाई फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। तो दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर रेडार में रखना चाहिए। प्राइस एक्शन में चेंजेस हो सकता है, ये उम्मीद रख के हम लोग को बाकी चीज भी आप लोग को, ये रूटीन के हिसाब से ये आप लोग का काम है, इसका टेक्निकल्स का और चीज, फंडामेंटल का और चीज आप लोग काइंडली चेक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है रेडिंगटन इंडिया। सिंस 2021 में, 2022 में, 23 करीब करीब खत्म होने वाला है, बट स्टॉक प्राइस एक रेंज के अंदर है। राउंड फिगर पकड़े तो नीचे 140, ऊपर में 190। 1326 का अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी इस जगह में खड़ा हुआ, लेकिन एक हायर हाई फॉर्मेशन में स्टॉक क्लोजिंग हुआ है। टेक्निकल स्पीकिंग स्टॉक के अंदर खास तो कुछ अभी चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जो चेंजेस हुआ है एमएसीडी वीकली के अंदर हुआ है। जो चेंजेस हुआ है, आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन में जा रहा है, और वीकली स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम अभी भी पकड़ के रखा है। तो दैट्स वाई प्राइस एक्शन कुछ सजेस्ट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। अब 1326 का क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस एक्शन क्या मोमेंटम पकड़ता है या रिएक्शन करता है, उसके लिए ये स्टॉक आज हम लोग रेडार में डाल रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक के ऊपर नजर रखूंगा, कम से कम 3 सप्ताह से लेके नेक्स्ट 3 मंथ तक। फाइनल स्टॉक टांला, आफ्टर ए वेरी गुड रन अप, वेरी गुड करेक्शन, एक कंसोलिडेशन, और एकदम 1326 का क्रॉस डाउन होने का जगह आ रहा था, लेकिन वहां से सरवाइव हुआ है। लास्ट वीक का कैंडल ट्रेंड लाइन को चैलेंज किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आया है, एकदम ऊपर से हम खींचा है ट्रेंड लाइन। टान के देखा जाए तो ये एक चैलेंज हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया। हालांकि ये सब जगह से ये स्टॉक को वॉच करना चाहिए। टेक्निकल में क्या क्या चीज और डेवलपमेंट हो रहा है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हर दिन आपको देखना चाहिए। ये काफी यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, ये एक सपोर्ट एरिया भी है। वीकली एमएसीडी का स्लोप पहला चेंजेस हुआ है आफ्टर डाउनफॉल। वीकली एमएसीडी स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। आरएसआई एक बहुत ही बढ़िया जगह में 60 के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक, हालांकि पूरा बाजार चल रहा है, आप हम लोग ये तीनों स्टॉक के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है, और देखेंगे कि चार्ट में क्या नेगेटिव चीज उभर के आ रहा है, क्या क्या चीज पॉजिटिव उभर के आ रहा है। बट ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो ये था आज तीनों स्टॉक का हम लोग बातचीत। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में तीनों स्टॉक फिर से वो बोल देता हूँ, नजारा टेक, रेडिंगटन इंडिया और रेडिंगटन लिमिटेड रादर, एंड टांला प्लेटफॉर्म। ये जानकारी बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही लोगों के साथ व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।